गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। अपने जो अध्याय चल रहा है वो है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी और ये उसका दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में अपन ने बात की थी कि जैव विविधता क्या होती है। उसके बाद अपन ने बात करी जैव विविधता के परिमाप क्या होते हैं, परिमाप क्या है जैव विविधता का, जो पिछली कक्षा में अपन ने अध्ययन किया। उसके बाद जैव विविधता के स्तर थे उनके बारे में अध्ययन किया था। जैव विविधता के स्तर जैसे पारिस्थितिक तंत्र विविधता है ना, वंशीय विविधता है, जातीय विविधता है, आनुवंशिक विविधता है। उसके बाद जैव विविधता के उपयोग क्या होते हैं उनके बारे में भी अपन ने अध्ययन किया था। उसके बाद जैव विविधता के जो खतरे हैं, जैव विविधता को जो खतरे हैं उनके बारे में भी अपन ने पीछे के कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद संकटग्रस्त जातियों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। उसके बाद जैव विविधता के जो तप्त स्थल थे, हॉटस्पॉट थे, उनके बारे में अपन ने बात किया। फिर जैव विविधता संरक्षण के बारे में जो भी बात की। उसके बाद जो आगे की जो बात आती है, आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो आती है जैव विविधता संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या क्या है। अंतर्राष्ट्रीय प्रयास की बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है ना, विश्व स्तर पर इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको पता ही है IUCN जो इंटरनेशनल सोसाइटी है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इसके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सोसाइटी बनी हुई है आपको पता ही है, ये IUCN है ना। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर सोसाइटी है। साथ साथ में अपन बात करें WWF है ना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो बन रहा है वो भी इसके लिए इसमें अग्रणी है। IUCN की स्थापना याद रखना आप कब हुई थी, 1948 के अंदर हुई थी, है ना। IUCN की जो स्थापना है वो कब हुई थी, 1948 के अंदर IUCN की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर है ना। और ये प्रकृति के संरक्षण के लिए और विश्व संरक्षण युक्ति मतलब एक स्ट्रेटजी प्लान इसने बना रखा है कि किस किस प्रकार से अपन जो प्राकृतिक जो आवरण है, प्राकृतिक जीव है और जो संकटग्रस्त जातियां उनको किस किस प्रकार से अपन बचा सकते हैं। जैसे IUCN की अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी अग्रताएं दी गई है। IUCN की अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी में जो साइट्स है, कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा आपको पता ही है जो वनस्पति के लिए यूज होता है, फौना किसके लिए होता है, प्राणी जात के लिए यूज होता है। तो इनको संरक्षित करने के लिए ये कमेटी तैयार की है और जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनकी रक्षा करने के लिए ये जो IUCN है ये तत्पर है। अब बात जो आती है आगे की जो बात आती है वो आती है आपके भारत में जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या क्या चल रहा है, भारत में क्या प्रयास चल रहे हैं जैव विविधता के संरक्षण के लिए ना भारत में। तो भारत की बात कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंडिया की बात करें तो आपको पता 1972 के अंदर पहले वन्य जीव की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन 1972 के अंदर भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बना, मतलब एक कानून बना, है ना। कब बना, 1972 के अंदर। याद रखना अगले चैप्टर में भी आएगा ये, जो अपना एक लास्ट चैप्टर बचा है। तो 1972 के अंदर 1972 में भारतीय वन्य जीव जो अधिनियम, सुरक्षा अधिनियम का जो कानून बना, उसके अंदर जितनी भी संकटग्रस्त जातियाँ थी उनको बचाने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है, उनके लिए कानून बना गया है ना। और उनको कोई तोड़ता है तो उसके लिए जो सजा है उसके प्रावधान भी इसके अंदर बनाए गए हैं। इसमें जो कौन कौन सी जो इस संरक्षण के अंदर की बात करें तो इसके अंदर परियोजना बना के काम किए, जो परियोजनाएं हैं जो कौन कौन सी है देखो। पहले थी बाघ परियोजना, है ना, टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें, भारत में बाघों की जो आबादी तेजी से कम हो रही है ना, 1970 में भारत वन्य प्राणी बोर्ड ने भारत में बाघों की आबादी के संरक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए बाघ परियोजना का आविर्भाव किया। मतलब कब हुआ, 1970 के अंदर, है ना। 1970 के अंदर से ही मतलब जागरूकता हो गई कि बाघों को अब सुरक्षित करना चाहिए। बाघ का आपको पता है टाइगर का जो नाम है पैंथेरा टिग्रिस जो नाम है इसका बायोलॉजिकल नाम है। इस सतह में हमारे देश में 40,000 थे, जो अभी इनकी संख्या घटकर 1972 तक घटकर कितनी हो गई थी, 1972 जब वन्य जो सुरक्षा नियम बना था उसमें उस टाइम कितनी थी, 1,827 रह गए थे केवल मात्र, है ना। तो इस हिसाब से देखते हुए जो IUCN है, WWF है और उसके दोनों के सहयोग से एक टाइगर प्रोजेक्ट तैयार किया गया भारत सरकार ने। और ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी, किसको, टाइगर को बचाने के लिए। और 1973-74 में जो 9 बाघ आश्रय स्थलों की स्थापना की गई, उनमें क्या 3 पॉइंट मुख्य बिंदु क्या थे, मानव द्वारा शोषण एवं व्यवधान के रूप का जो समूल हटाना, मतलब मानव के द्वारा जंगलों का या जो इनके जो आवास स्थल उनका जो नाश हो रहा है, शोषण हो रहा है, उनको बिल्कुल इंटरफेयर खत्म कर देना। पारिस्थितिक तंत्र को जितने रूप से प्राकृतिक रूप से विकसित होने जाए उतना विकसित करने दे, प्राकृतिक रूप से मतलब छोड़ दिया जाए उसको। प्राकृतिक आवास वन्य प्राणी को विश्व तथ्यों की खोज तथा पेड़ पौधों प्राणियों में हो रहे परिवर्तनों का आंकलन करना, मतलब पता करना कि कोई
पेड़ पौधों में हो जो बढ़ोतरी हो उनमें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए प्रयास किए जाए। राजस्थान में वर्तमान में 2 बाघ संरक्षित क्षेत्र है, सरिस्का और रणथंभौर। याद रखना, राजस्थान में 2 टाइगर प्रोजेक्ट्स है। एक तो आपको पता है सरिस्का जो अल्लूर के अंदर आता है, सरिस्का अभयारण्य है ना, और दूसरा आता है रणथंभौर के अंदर, रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है, जिनमें लगभग 50 बाघ है। बाघ परियोजना में प्रारंभिकरण में राजस्थान के स्वर्गीय श्री कैलाश सांकला की भूमिका सराहनीय व ऐतिहासिक है। ये टाइगर मैन नाम से जाना, याद रखना, आपको कहीं क्वेश्चन बन सकता है टाइगर मैन कौन है, तो टाइगर मैन कैलाश सांकला, श्री कैलाश सांकला को टाइगर मैन कहा जाता है। श्री कैलाश सांकला को क्या कहा जाता है, टाइगर मैन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको बाघ संरक्षण के लिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण जो परियोजना बनाई गई है वो गिर सिंह अभयारण्य योजना है। एशियाई सिंह पैंथेरो लियो है ना, जो एशियाई सिंह आज शेर था, जो कभी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों में पाया जाता, अब मात्र गुजरात के गिरवन तक ही सीमित रह गया है और इसका अंतिम आवास बचा है, जिसे करीब 200 सिंह निवास कर रहे हैं। ये प्राकृतिक आवास भी घरेलू मनुष्यों के अत्यधिक चढ़ने, सिंह के शिकार, प्राणियों की जातियों में कमी आदि कारण संकटग्रस्त हो रहा है। भूख, महामारी तथा मनुष्य के हस्तक्षेप से ऐसे सिंह का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। तो इसको बचाने के लिए भी क्या है, जो ऐसे शेरों को बचाने गिर सिंह अभयारण्य योजना चालू की गई है। इसके बाद हिमालय कस्तूरी मस्क डियर परियोजना। कस्तूरी मस्क मॉस्कम मॉस्कीफेर जो इसका बायोलॉजिकल नाम है, जो कभी संपूर्ण हिमालय में, इनके बायोलॉजिकल नाम आपको थोड़े याद रखने हैं, क्षेत्र में पाया जाता है। और इसकी क्या बताइए, मस्क डेयरी, जिसकी जो पिट्यूटरी की जो ग्रंथि थी वहाँ से कस्तूरी जो बहुत ही महंगी होती है, उससे सुगंध और दवा बनाने के काम आती थी वो, इसलिए क्या होता है, इसका शिकार करने लगे लोग, है ना। इस कारण हिमालय की चंबा घाटी में लेकर दक्षिण सिक्किम तक मिलने वाली ये मगर जाति विलुप्त होने के ग्रह, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा शिकार करने लगी और इसका प्राकृतिक आवास है वो भी बहुत तेज़ी से खत्म हो गया। इसके लिए IUCN ने संकट के हिरण कार्य के अंतर्गत भारत सरकार के सहयोग से एक संरक्षण परियोजना उत्तर प्रदेश के केदारनाथ अभ्यारण्य में हिमालय कस्तूरी मृग के लिए आरंभ की गई है। मतलब इसकी हिमालय कस्तूरी जो परियोजना है ये कहाँ पे, केदारनाथ अभ्यारण्य नाम से उत्तर प्रदेश के अंदर चालू की गई है, जो इसको ही संरक्षण प्रदान करती है। इसके बाद होता है मगर प्रजनन परियोजना, घड़ियाल है ना, ग्रेवियलिस गेजेंटिकस मगर और क्रोकोडाइलस पेलुसिस्टस तथा खारे पानी का मगरमच्छ क्रोकोडाइलस पोरोसस। भारत में पाई जाने वाली मगरमच्छ की ये 3 जातियां 1970 के दशक के पूर्वार्ध में अत्यंत दुर्लभ हो गई है। भारत सरकार में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP फुल फॉर्म की सहायता से 1975 में उड़ीसा के मगर प्रजनन तथा प्रबंधन परियोजना आरंभ की। बाद में इस परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मतलब जितने भी राष्ट्र थे उनके, जो राज्य थे उनके अंदर भी इनका विकास किया गया, ताकि इनका ज़्यादा विकास हो। इसके बाद है हाथी परियोजना। हाथी एशिया का सबसे बड़ा स्थलीय जीव हाथी एलिपस मैक्सिमस एशिया देशों में भारत में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता था। देश में हाथियों की संख्या में आई कमी की दृष्टि रखते हुए भारत सरकार ने पर्यावरण वन मंत्रालय 1991-92 के अंदर हाथी परियोजना का शुभारंभ किया था। घने जंगलों के लगातार कटने, भोजन और आवास की समस्या तथा हाथी दांत के लिए प्रति वृक्ष भारी संख्या में मारे जाने के कारण हाथियों की संख्या एक समय घटकर केवल 1500 रह गई है। मतलब क्या है, लोग इनका बहुत ज़्यादा शिकार करने लगे, इनके दांतों के लिए, इनकी खाल के लिए, है ना, चमड़ी के लिए, तो इसके लिए क्या तो संख्या बहुत ज़्यादा घट गई, केवल 1500 रह गई। इसलिए देखते हुए हाथी परियोजना का शुभारंभ किया गया। अब आती है राजस्थान में जैव विविधता के संरक्षण है ना। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में जैव विविधता के जो संरक्षण है वो किस प्रकार से किया गया है और क्या क्या इसमें बिंदु सम्मिलित किए गए हैं। राजस्थान में वन्य जीवों का संरक्षण ऐतिहासिक परंपरा रही है। तो ये फिर ये विद्यार्थियों की पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरी का है, तो फिर भी अपन इसका पूरा लाइन टू लाइन देखते हैं ताकि कहाँ से कुछ क्या निकल के आता है। तो इसलिए आप विशेष तौर से इसको पढ़ो, तभी एक लाइन टू लाइन को देखना, क्योंकि पूरा का पूरा ही थ्योरी का है ये, है ना, सिद्धांतिक अध्याय है। तो पश्चिमी राजस्थान में अपन को बताया विष्णु संप्रदाय वाला, अपन ने जैसे पढ़ा था अमृत देवी वाला, पहले भी पढ़ के आए हैं ना। तो लोग वो न तो खुद किसी जीव को या किसी पेड़ को काटते हैं, न दूसरों को काटते हैं। इस प्रकार संरक्षण की जो
परिपाटी वो पहले से ही चलती आ रही है, लेकिन फिर भी क्या राजस्थान में जो है, जैसे सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, अलवर मरु उद्यान जैसलमेर में को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करके राजस्थान सरकार है वो भी जैव विविधता संरक्षण में एक भूमिका निभा रही है। राज्य सरकार द्वारा आदेश प्रसारित कर वन्य जीव अभयारण्यों में लकड़ी, बांस, छोटी पैदावार व अन्य प्रकार के जीव की वन उपज दोहन पर रोक लगा दी गई है। इस महत्वपूर्ण कदम से वन्य जीवों की खाद्य, वनस्पति और चारा उपलब्ध होने के प्रजनन एवं शोषण विचरण की सुविधा उपलब्ध हुई है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राजस्थान में शिकार पर रोक लगा दी गई है ना, ये कानून के तहत। अवैध शिकार रोकने के राज्य में वन्य जीव सुरक्षा उड़न दस्ते बनाए, मतलब चेकिंग कर, जो फॉरेस्ट गार्ड है उनको लगा दिए गए थे, पता चले, है ना। और संरक्षण के लिए 4 राष्ट्रीय उद्यान, 25 अभ्यारण्य, 32 शिकार निषेध क्षेत्र घोषित कर दिए गए राजस्थान के अंदर बात करें। और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रदेश 1955 राजस्थान वन्य जीव मंडल की स्थापना पहले से ही की गई है, याद रखना, है ना। राजस्थान वन्य जीव मंडल की 1955 में कर दी गई थी, स्थापना कर दी गई थी। इसका वन्य जीव बचान 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण जो केंद्र सरकार ने जारी किया था उसको भी इसी के अंदर जोड़ दिया गया है ना, उसी को, ताकि उसको धरोहर को वापस सुंदर और सुदृढ़ और बचाया जा सके इसको। अब जो राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है वो देखिए कौन कौन से हैं। तो केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है भरतपुर में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, सवाईमाधोपुर में। यहाँ पे देखना, जो ये थोड़ा ये गलत हो गया, यहाँ पे देखना ये बुक के अंदर गलत छपा हुआ है, आप देखो क्या गलती है इसमें। देखिए मरु राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है ना, जैसलमेर में है, उल्टा हो गया ये, है ना। तो इस प्रकार बुक में चेंज कर लेना। और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपको पता है अलवर में है ना, इस प्रकार से ही। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट आता है वो आता है बस्सी वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में। धरा अभयारण्य है ये कोटा के अंदर है। कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद के अंदर। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य कोटा के अंदर। सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़। ताल छापर अभयारण्य आपको पता है चूरू के अंदर जो कृष्ण मृग के संरक्षण के लिए बनाया गया है, और आपने देखा भी होगा अपने आस पास में पड़ता है। और टोडगढ़ रावली अभयारण्य जो है अजमेर के अंदर। बंद बरेटा अभयारण्य भरतपुर के अंदर है। केलावदी अभयारण्य सवाईमाधोपुर के अंदर है। और नाहरगढ़ अभयारण्य जयपुर के अंदर। फुलावरी की नाल अभयारण्य उदयपुर पाली के अंदर। वन विहार अभयारण्य धौलपुर के अंदर है। इसी पर राजस्थान में वन्य जीव एवं वनस्पति के जो संरक्षण की बात करें तो उनमें जो किस प्रकार से जो वनस्पति के और इनके वन्य जीवों के संरक्षण की, राजस्थान कुल क्षेत्रफल का 9% भाग वन है। राजस्थान में कितना वन पाया जाता है, केवल 9% भाग वन पाया जाता है, तथा वर्षों से ढका हुआ है। और वन क्षेत्र केवल 3%, तथा संघन जो वर्ष है, ज्यादा घने वर्ष है, केवल 3% ही है। अधिकांश वनस्पति विहीन पहाड़ी और पठार है। इनमें 31,150 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में से 9,252.40 वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक वन तथा 2,679.94 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वन्य जीवों के लिए शिकार निषेध क्षेत्र के रूप में संरक्षण के अंतर्गत विकसित किया गया है। राजस्थान के अपन भूभाग को या पारिस्थितिक तंत्र को बांटे तो 4 भागों में बांटा गया है ना। पहला मरुस्थलीय क्षेत्र, दूसरा पूर्वीय मैदानी क्षेत्र, और तीसरा दक्षिणी क्षेत्र, और चौथा पर्वतीय क्षेत्र। 4 भागों में इसके इकोसिस्टम को बात कर लो या अपन इसके भूभाग की संरचना को बात करें तो 4 भागों में बांटा गया है। पहला आता है मरुस्थलीय क्षेत्र। राजस्थान मरु प्रदेश है, आपको पता ही है, ठीक है। इसके 2-3 भाग के मरुस्थल है। यहाँ रेत के धोरे तथा तेज हवा में जो धोरे होते हैं, कभी कभी जब अभी जून जुलाई मई जून के अंदर जो हवाएं चलती है उसे एक स्थान से धोरा, जो जैसलमेर अपन देखे तो एक स्थान से पूरा का पूरा धोरा जो टिब्बा होता है दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, इतनी तेज इनमें हवा चलती है। और वर्षा का वार्षिक जो औसत लगभग 100 मिलीमीटर तक ही रहता है। यहाँ की जलवायु बहुत ही शुष्क होती है, इसलिए यह शुष्क वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है, जैसे सेवन घास है, लेसूरियस, हिरसुटस, बबूल, अकेशिया नीलोटिका, आक, केर, केपिकस, केपेरिस, और बेर जिजीफस। फोग, फोग जो पहले पाया जाता था, आपने अपने सुना होगा कहीं, अपने जो वर्जन है उनसे, अपने जो दादा दादी है उनसे पूछना। फोग अब तो विलुप्त हो चुका है, लेकिन पहले पाया जाता था। इसका नाम है कैलिगोनम पोलीगोनाइड्स, याद रखना इसकी बायोलॉजी में। आज झाड़ियाँ तो वृक्ष भी होते हैं। यहाँ कृष्ण मृग, गोडाउन, नीलगाय, चिंकारा मुख्य वर्ष जीव, मुख्य पक्षी गिद्ध, चील, बाज, कूजा, तिलोर आदि इसमें पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 2 अभयारण्य है। ताल छापर अभयारण्य जो चूरू के अंदर पड़ता है, और आपको पता ही है मरु उद्यान जो अपन पैटर्न जो जैसलमेर के अंदर है। इसके बाद आता है पूर्वी व मैदानी क्षेत्र।
ये अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व क्षेत्र है। अरावली पर्वत श्रृंखला उसके पूर्व में यहाँ नदी नालों जल उपलब्धता के होने के कारण उपजाऊ क्षेत्र होता है तथा पानी के छोटे छोटे तालाब होने के कारण यहाँ भी स्थानीय प्रवासी और जो जलचर निवास भी करते हैं। यहाँ की वनस्पति बबूल, इमली, टेमेरिंडस इंडिका, कदम, एंथोसेपेलस इंडिकस, आम, मेंजिफेरा इंडिका, कत्था, अकेशिया, कटेचू, पीपल, फाइकस रिलीजियोसा, बड़ या बरगद जिसको बोले, फाइकस बंगालेंसिस, धोकड़ा, एनोजियस पेंडुला आदि के वृक्ष भी इसमें यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन से? पूर्वी मैदान क्षेत्र की बात चल रही है अपने ना। और जीव कौन कौन से पाए जाते हैं? अजगर पाया जाता है, जरग पाया जाता है, जंगली सूअर पाया जाता है, काले हिरण, नेवले, जंगली बिल्ली, टोडी कैट, शियार, लोमड़ी, शेई, खर्रे, सांबर, नीलगाय आदि प्रमुख है। मुख्य पक्षी स्टार्क, इग्रेट, स्पून बिल, जल कौवे, फ्लावर सेंट पाइपर, वार्बलर, पाइपिट, गिद्ध, ईगल्स, क्रोच व साइबेरियन क्रेन मुख्य है। जलीय जीव की बात करें, कछुए, ऊद, बिलाव, मेंढक, जलीय सर्प, झोंक, घोंगे, अनेक प्रकार के कीट इसमें मिलते हैं। इस क्षेत्र में मुख्य राष्ट्रीय मार्ग व अभयारण्य की संख्या है। केवल राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर है ना, जो भरतपुर के अंदर आता है, मतलब जो पूर्वी क्षेत्र है वो कौन कौन सा है, जहाँ भरतपुर वगैरह, राष्ट्रीय चंबल कोटा वगैरह है ना। तो अभयारण्य राणा सागर, प्रताप सागर कोटा के अंदर, वन विहार अभयारण्य है धौलपुर के अंदर, जवार सागर अभयारण्य कोटा के अंदर, बंद वारेट अभयारण्य है जो भरतपुर, मतलब जो पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो भरतपुर, कोटार ये जो पड़ते हैं ये क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। इसके बाद दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान दक्षिण क्षेत्र के विंध्याचल और अरावली पर्वत श्रृंखला की पठारी भाग काली मिट्टी से निर्मित है। ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। ये क्षेत्र वार्षिक वर्षा का स्तर 150 mm से मिलीलीटर से 250 मिलीलीटर होने के कारण यहाँ संघन वर्ष पाए जाते हैं। मतलब वर्षा अच्छी होती है तो यहाँ पर वर्ष होते हैं, संघन पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पति मुख्य जो दूधी, यूफोर्बिया प्रोस्टेस्ट्रा, बांस, बम्बूसा एरुडिनेसिया, तेंदू, डायोस्पो, स्पाइस इरिस, मेले जो जाइलोन, महुआ, मधुका इंडिका, बहेड़ा, टर्मिनेलिया, धावड़ा, एनोजिसस लेटिफोलिया के वृक्ष यहाँ अधिक होने के कारण सागवान, टेक्टोना ग्रैंडिस के वृक्ष अधिक मात्रा में, सागवान जैसे वृक्ष भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसके मतलब यहाँ पे अच्छी संघन वृक्ष पाए जाते हैं क्योंकि वर्षा अच्छी होती है। यहाँ वन्य जीव बगेर, बाघ, चीतल, सांबर, उड़न गिलहरी, चौसिंगा, चिंकारा, जंगली जो सुअर है, भालू है, सही है, नीलगाय, भेड़िया, जरक, सियार, लंगूर, रीसस, बंदर आदि भी पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में 8 वन्य जीव अभयारण्य है। कुम्भलगढ़ अभयारण्य राजसमंद और सज्जनगढ़ अभयारण्य उदयपुर, फुलवारी की नाल अभयारण्य पाली उदयपुर, बस्सी अभयारण्य चित्तौड़गढ़, बेसरोडगढ़ अभयारण्य चित्तौड़गढ़ और जयसमंद अभयारण्य जयसमंद, माउंट आबू अभयारण्य सिरोही, सीता माता अभयारण्य प्रतापगढ़, ये मुख्य रूप से अभयारण्य भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट जो क्षेत्र बचता है वो बचता है पर्वतीय क्षेत्र। राजस्थान को दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व तक जो फैली हुई अरावली श्रृंखला है, जो विंध्याचल की पर्वतमालाएं मिलकर पर्वतीय क्षेत्र बनाती है, ये पर्वतीय क्षेत्र में आ जाती है पूरा अरावली श्रृंखला वाला। इसका प्रदेश का मुख्य पर्वतीय क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ वर्षा का जो है 500 mm से 700 mm तक होती है ना। इसके नीचे पर्वत श्रेणियाँ होती है। दूसरी तरफ 1722 मीटर ऊंची जो गुरु शिखर है जो माउंट आबू में स्थित है वो भी इसी का हिस्सा है। इस क्षेत्र में मुख्य वनस्पति घास है जो साइनोडोन, डेक्टाइलोन, धोक, साल, सोरिया, रोबुस्टा, तेंदू, आम, पलास, बीटिया, मनोस्पर्म आदि जो घासें इसमें पाई जाती है। वन्य जंतु की बात करें तो बाघ भी पाया जाता है, बघेरा भी पाया जाता है यहाँ पर, और रीछ है, जरक है, चीतल है, चिंकार है, सियार, सांबर, कृष्णमृग, नीलगाय, जंगली सुअर, खरगोश, नेवले, गोए, लोमड़ी, फ्लाइंग फॉक्स, सरफ, चौसिंगा, गिरगिट, शिकंक आदि भी यहाँ पे पाए जाते हैं। पक्षी की बात करें, स्टार्क, स्पूनबिल, हॉरिल, बतखें, जैसा नरा, फ्लाई, कच्चे, बटेर, बटर तितर, उल्लू, ईगल, मोर आदि पाए जाते हैं। इनमें से आपको कोई जैसे कोई जंतु के बारे में या कोई पादप के बारे में या किसी पक्षी के बारे में तो आपको हो तो आप
तो नेट चलाते हो उसमें आप सर्च करके देखना वो किस प्रकार का होता है, आप देख सकते हो वो पक्षी किस प्रकार होते हैं। जैसे अपन क्लास में आपको मैं दिखाते थे है ना, तो पक्षी के बारे में आपको नेट पे दिखाता है वो इस प्रकार पक्षी होता है। कि सारे पक्षी तो यहाँ मिलते नहीं है अपन को, है ना अपन कभी देखे, तो आप उसको इनको जैसे नाम दिया जाए स्पून बिल किस प्रकार का होता है, आप इनको नेट पे आप देख सकते हो, क्योंकि अभी सबका ना दिखाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद यहाँ पर शीर्ष का अभ्यारण्य अलवर के अंदर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में, दर्रा अभ्यारण्य कोटा के अंदर है। जो ये पर्वतीय श्रृंखला की बात करें यहाँ पे जब नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के अंदर, रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी, जम्मू रामगढ़ अभ्यारण्य जयपुर, शेरगढ़ अभ्यारण्य बारा, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, केला देवी अभ्यारण्य करौली के, और टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य अजमेर के अंदर। राजस्थान के जो मुख्य वन्य जीव, अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो मुख्य वन्य जीव है वो कौन कौन से हैं। राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य चारागाहों खेत खलियानों निर्भर होकर विचरण करते हैं। राजस्थान में 60 जातियां हैं वन्य जीवों की। 4 प्रकार के यहाँ पे कछुए पाए जाते हैं, 2 प्रकार के मगर पाए जाते हैं, 2 प्रकार के बंदर पाए जाते हैं, एम्फीबिया वर्ग के 9 जीव पाए जाते हैं। राजस्थान में पाए जाने जो मुख्य जो जीवों का विवरण है वो इस प्रकार। बाघ, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाघ, पैंथेरा टिग्रिस। राजस्थान में बेसौरगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर, शेष का अभ्यारण्य अलवर, रामगढ़ अभ्यारण्य बूंदी में पाया जाता है। याद रखना आपको बाघ कौन कौन से अभ्यारण्य में पाया जाता है, 4 अभ्यारण्य में पाया जाता है ना। और बाघ जो होता है 10 फुट लंबा होता है, 3 फुट की ऊंचाई होता है, शरीर का रंग सुंदर होता है, आपको पता है इसमें धारियाँ पाई जाती है, और बांगीन होते शिशुओं को खाने और शिकार करने का तरीका सिखाती है। बाघ जो होता है रात्रि के अंदर शिकार करता है। बाघ की जो ग्रहण क्षमता होती है, मतलब सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। रात्रि में शिकार करता है, दिन में विश्राम करता है। बाघिनी एक बार में 2 से 3 शावकों को जन्म देती है। इसकी गर्भवती जो पीरियड है, गर्भ काल है, वो 95 से 105 दिन का होता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है और इसका भोजन प्राय जो होता है वो चीतल होता है, सांबर आदि जो हिरणे होती है वो खाते हैं। इसके बाद आता है दूसरा जो जीव आता है वो आता है जरक, हाइना। ये स्थानीय भाषा में लकड़बग्गा भी कहते हैं। ये पूरे राजस्थान में पाया जाता है और ये खुले जंगल में घास के मैदान में पाया जाता है। इसका आकार बेडोल होता है। इसका शरीर जो आगे से होता है तो मतलब ऊंचा होता है, आगे से पीछे से लंबा होता है। आगे का शरीर जो मजबूत होता है, पीछे से होता है वो कमजोर होता है, तो है ना, और इसलिए थोड़ा घसीट के चलता है। ये इसकी जो 100 सेंटीमीटर लंबा तथा इसकी पूंछ होती है 45 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगले पैर मजबूत व लंबे तथा पस जैसे बताया कमजोर होती है। इसी कारण ये लचक लचक कर चलता है। इसका रंग स्लेटी होता है, शरीर पर धारियाँ होती है। रात्रि में शिकार करता है, दिन में विश्राम करता है। जंगल की सफाई कार्य करने का मतलब मर्त जीव खाता है, ये तो मर्त जीव खाता है और डरपोक होता है स्वभाव में, तो इसलिए इसे मर्त जीवों का भक्षण करता है, इसलिए सफाई कार्य करने का कार्य भी करता है। नेक्स्ट है चिंकारा गजेला। चिंकारा की ऊंचाई 60 से 70 सेंटीमीटर तथा वजन 20 से 25 किलोग्राम तक ही होता है, मतलब छोटा होता है बिल्कुल ये। इसका रंग हल्का, ये मतलब हिरण का प्रजाति है। इसका रंग हल्का भूरा या बादामी होता है। नर और मादा दोनों सींग पाए जाते हैं। सींग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। पेट का रंग सफ़ेद होता है। 2 समूह में रहते हैं, है ना, जो ये समूह में रहते हैं। एक समूह में 4 से 6 तक चिंकारी तेज दौड़ते हैं और घास, जंगली पौधे, केर, आक वगैरह इनका ये खाते हैं। फिर आता है नीलगाय, आपने सबने देख रहे क्योंकि, है ना, बोसेलेफस ट्रेगो कैमिलस। इसका स्थानीय भाषा में रोज या रोजडा भी कहते हैं। इसे नीलगाय कहते हैं, किंतु ये गाय नहीं है, ये बल्कि एंटीलोप जाति का जीव है। ये घोड़े के समान मजबूत, भारी है, आसमान रंग का होता है। इसे पालतू बनाया जा सकता है। ये जंगल, मैदानों, खेतों में घूमते हैं। लंबाई लगभग 2 मीटर, वो ऊंचाई 1.5 मीटर तक होती है। नर नीलगाय का रंग जो गहरा और नीला काला होता है तथा सींग लगभग 10 सेंटीमीटर तक होते हैं। नर जंतु के गले बालों का गुच्छा होता है ना, और मादा जंतु का रंग भूरा तथा इसके सींग नहीं होते। नीलगाय के आगे के पैर बड़े व पिछले पैर छोटे होते हैं। ये शाकाहारी जंतु है, खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ये समूह में विचरण करते हैं। ज्वार, मक्की, बाजरा, कोमल पत्तियां, बेर, जामुन आदि का ये पत्तों का खाते हैं। इसके बाद बात करते हैं जो अजगर की बात करते हैं। जो राजस्थान में जो पाए जाने वाले जीवों की बात करें तो पाइथन है। अजगर विशालकाय सर्प है जिसका नाम सुनकर ही भय लगता है। वो सुस्त है, धीमी गति, विष नहीं होता, याद रखना अजगर। और अजगर जो होता है अपने शिकार को जकड़ कर मारता है ना, और पूरा का पूरा निकल जाता है। इसका जो मुख्य जो है ये 2 मीटर से 4 मीटर लंबा होता है, या और 100 से 200 किलो वजन तक का भी हो सकता है। शरीर गोल, सिर चपटा व छोटा, पुतलियाँ तिरछी होती है। ये रात के अंधेरे में आसानी से देख सकते हैं। प्राय अजगर पठारों में, ढालों, उजड़े स्थानों में, पानी के आसपास, पेड़ों में मिलते हैं। ये अपने शिकार को जैसे दुम से पकड़े उसे कस कर मारते हैं और फिर ऐसे कैसे निकल जाते हैं।
अब पक्षी जगत है, जो राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में बहुत से पक्षी पाए जाते हैं। राजस्थान में पक्षियों की 80 जातियाँ मिलती है, जिनमें पिनटेल, मयूर, गोडाउन, सफ़ेद सारस, बामनी, डक, सालवर आदि पाए जाते हैं। गोडाउन की बात करें तो गोडाउन कोरिटस नाइग्रेसी पेश है। गोडाउन को राजस्थान का राज्य पक्षी भी घोषित किया। आपको पता है कि उसके संरक्षण को बढ़ाने के लिए यह जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, फलोदी, पाली, कोटा, बारां, अजमेर जिलों में पाया जाता है। लगातार शिकार करने के कारण इनकी संख्या बहुत कम हो गई, जिससे इसमें विलुप्त होने का खतरा हो गया है। नर पक्षी की जो ऊंचाई होती है 120 से 160 सेंटीमीटर, नर में मुकुट व काले कलंगी होती है ना, ऊपर सर पर कलंगी होती पाई जाती है। मादा के आकार में छोटी होती है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 70 से 75 सेंटीमीटर होती है। ये बहुत तेज़ उड़ पाते हैं। ये स्वभाव में संकोचित बस्तियों से दूर रहता है। इसका भोजन कीड़े मकोड़े, छिपकली, सांप, जंगली बेर आदि इनका भोजन होते हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की जो वनस्पति है ना, वेजिटेशन ऑफ द राजस्थान, जो मुख्य रूप से वनस्पतियाँ पाई जाती है कौन कौन सी पाई जाती है आपको पता ही है। शुष्क प्रकार वनस्पतियाँ पाई जाती है राजस्थान में। अरावली की पहाड़ियों में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में एनोजिसस पेंडुला धोकड़ा, बोस्वेलिया सेरेटा, स्ट्रक्यूलिया यूरेंस, कतीरा, अकेशिया ल्यूकोफिलिया और अकेशिया केटेचू, कत्था जिसको हम पढ़ते हैं ना, जो पान में लगाते हैं, जिजीफस न्यूमिलेरिया जड़बेरी जो बेर वाली है, तथा यूफोर्बिया कैडुसिफोलिया घोर, तथा शुष्क कटिली वन मिलते हैं। अन्य वनस्पति एलोवेरा, ग्वारपाठा, सोलेनम वर्जीनियम, भटकटेया, यूफोर्बिया प्रोटेस्ट्रा, धोदक, एकाइनोपस एकाइनेटस ऊंट कटला, जिजीफस जुजुबा बेर, टेमेरिक्स आर्टिकुलेटा फ्रास, ब्यूटिया मोनोस्पर्म ढाक, सेरेकम मुंजा सरकंडा, नीरियम इंडिकम कनेर, अकेशिया फर्निसियाना विलायत कीकर, प्रोसोपिस सिनेरेरिया खेजरी आदि मरुस्थल में ये पाए जाने वाला। आपको पता है ये सभी के नाम ही राजस्थान रेगिस्तान में पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है राज्य जो वृक्ष है खेजड़ी, जिसकी सांगरी प्राप्त होती है आपको बताइए। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका नाम है। राजस्थान सरकार ने 31 अक्टूबर 1983 में अधिघोषणा जारी कर खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था ना, और वैज्ञानिक भाषा में इस वृक्ष को प्रोसोपिस सिनेरेरिया तथा स्थानीय भाषा में खेजड़ी, जांटी, समी आदि नाम से भी अपन इसको पुकारते हैं। इस वृक्ष के फल, फूल, पत्तियां, जड़, लकड़ी आदि के विभिन्न औषध महत्व के कारण भी अनेकानेक नामों से पुकारे जाने का उल्लेख प्राचीन धार्मिक ग्रंथों, आयुर्वेद शास्त्र तथा साहित्य में मिलता है। ये वृक्ष राजस्थान के सभी भागों में मिलते हैं। पश्चिम राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में यह न केवल ये प्रचुरता से उगता है, बल्कि मरुवासियों किसानों के लिए एक वृक्ष वरदान के रूप में भी है, जिनकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति जान से ज़्यादा पसंद करता है। देखो खेजड़ी क्या क्या महत्व की बातें ध्यान देना। खेजड़ी से क्या क्या, खेजड़ी के पत्तों से जैसे लूम कहा जाता है, जो आपको पता ही है, जो मवेशियाँ खाते हैं, दूध जो होता है और शारीरिक क्षमता उनकी बढ़ती है। खेजड़ी के वृक्ष के लगने वाली फलियाँ मिठास लिए होती है, जिसको सांगरी बोलते हैं ना। इन फलियों की सब्जी बनाई जाती है। जो फलियों के सीने के दर्द ना, इनका महत्व देखिए। इनकी सब्जी से क्या होता है, सीने का दर्द, मतलब सीने में दर्द होता है या गैस होती है, पेट में गर्मी शांत करने में भी दवा बनाई जाती है। इसकी लकड़ी जलाने काम आती है। ठीक है। खेजड़ी वृक्ष के फूल मार्च अप्रैल माह में आते हैं, और इनमें याद रखना, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। देखो जो फूल होते हैं ना खेजड़ी के, जो छोटे छोटे फूल से लगते हैं, इनसे पेटुलिट्रिन नामक एक खुशबूदार ग्लाइकोसाइड पदार्थ प्राप्त होता है। यही आगे बताऊंगा आपको कहाँ काम आएगा। देखो गांव में फूलों को, मतलब किसमें फूलों में पाया जाता है पेट्रोलिटिन, तो गांव में देखो फूलों की चीनी मिला गर्भपात रोकने के दवा का उपयोग, जो गर्भपात होता है ना, एबॉर्शन जो कंडीशन हो जाती है, उसको रोका जा सकता है। दूसरा जो आता है वो आता है राज्य पुष्प रोहिडा, टेकोमेला अंडुलेटा। राजस्थान का एक बड़ा भाग मरुस्थलीय होने के कारण यहाँ हर प्रकार के पेड़ पौधे नहीं उगाए जा सकते, अतः ऐसे पेड़ लगाए जा सकते जो कम पानी में जीवित रह सके, जिनके तने गर्म लू को सहन कर सके, और जो अपनी लंबी जड़ों से धरती की गहरी परतों के नीचे से जमीन से अपना पोषण प्राप्त कर सके। राजस्थान, पंजाब, गुजरात के मरुस्थलीय और निर्जन प्रदेशों में रोहिड़ा एक आदर्श वृक्ष है। वसंत ऋतु में इसमें नारंगी और पीले रंग के बड़े फूल आते हैं, जिससे इन इलाकों के रेतीले भूमिखंडों में रंग बिरंगे दृश्य खिल उठे हैं। मतलब रोहिड़े के पुष्प होते हैं वो बहुत सुंदर दिखने में होते हैं, इसलिए दूर दूर से भी दिखते हैं। तो दर्शकों आंखों के मतलब सूखे में ये फूल दिखते हैं तो अच्छे लगते हैं दर्शकों को। इसका वृक्ष मध्यम आकार का तो छोटा होता है। इसके
पत्ते होते 5 से 6 इंच लंबे तथा 1.25 इंच चौड़े होते हैं। आगे से भाग होता है नोक रहित लहरदार किनारे वाला होता है। फूल बड़े लाल पीले रंग के शाखाओं के अगले भाग पर लगते हैं। फल पतले और कुछ टेढ़े और 8 इंच लंबे तक होते हैं। बीज 1 इंच लंबे होते हैं इनके ना। इसकी लकड़ी होती है वो आपको पता है रोएड़ी की लकड़ी होती है, बहुत कीमती होती है और इसको इस राजस्थान का सागवान भी कहते हैं इसको, है ना। और इसकी पत्तियां पशुओं के चारे में काम आती है और स्वाद कड़वा कसीला होता है। रोएड़े के लाभ क्या यकृत और पलीहार रोग में काम आता है ना। यकृत के जो रोग होते हैं, लीवर डिजीज और स्प्लीन के रोग होते हैं। नेत्रों के लिए लाभदायक है। ये कर्मी हरी मतलब पेट के कीड़े, रक्त शोधक, खून को साफ करता है, मूत्र संग्राहक, ये ना यूरिनरी डिजीज होती है, योनि स्त्रवाहर होता है, अग्नि दीपक, विष हर वर्क्स भी है ना। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे उपयोग भी है। नेक्स्ट जो वृक्ष आता है राजस्थान में पाया जाता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसे जंगल की आग भी बोलते हैं। प्लास ढाक, है ना, आपने पहले पढ़ा था वही है ये प्लास ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जिसको जंगल की आग भी कहा जाता था, है ना, अपन ने पढ़ा था उस पहले जब फैमिली वाले में, है ना, आवर्तवीजियों की जो फैमिली जिसमें आया था नाम। स्थानीय भाषा में प्लास टेसु ढाक भी कहा जाता है। मार्च के महीने में इसके वृक्ष लाल और नारंगी रंग के गंध युक्त बड़े फूल आते हैं। इसका वृक्ष मध्यम आकार का गठा हुआ होता है, टेढ़ा होता है। इसका जो इसका वृक्ष मध्यम आकार का गठा हुआ तथा टेढ़ा वक्रित होता है। इसके पत्ते 3-3 के समूह में लगते हैं। यह वृक्ष धार्मिक अनुष्ठान, रोग हरने के, पर्यावरण के दृष्टि बहुत उपयोगी। इस पवित्र मान धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञों, क्रियाक्रम में काम लेता है। इसके पत्तों को ना, पत्तों और फूलों को भूमि कटाव रोकने की इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा, जड़ें बहुत मजबूत है इसलिए भूमि को कटने नहीं देता। इसमें गोंद में काइनोटेनिन काइनोटेमिन व गैली कमल होता है, जो संगठन खांसी में उपयोग होता है। डायसेंट्री और जो खांसी होती है, कफिंग होती है उसमें। इसके बीज कृमिनाशक भी होते हैं, पेट के कीड़े भी खत्म करता है। इसकी जड़ रतौंधी, है ना, रतौंध जो आंखों की रतौंध होती है ना, जो विटामिन ए की वजह से कम होती है उसमें, वो नेत्र की फुल्ली को भी नष्ट करती है। नेत्र में फुल्ली का मतलब क्या होता है, जब नेत्र आगे जो मांस फैल जाता है ना, उसको भी ये नष्ट करती है इसे आँख पे डालने से। इसके फूल में ग्लाइकोसाइड ब्यूटीन होता है, जो कफ, पित्त व दाद को दूर करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आता है वर्क्स आता है वो आता है देसी बबूल कीकरा अकेशिया निलोटिका। मजबूत काष्ठ वाला मध्यम से बड़े आकार का वृक्ष है, जो मरु आवासों में बहुतायत से उगता है। इसके पत्तियों को मवेशी खाते हैं और जो काष्ठ है, जो लकड़ी है, फर्नीचर बनाने और गोंद भी प्राप्त होता है। इसके बाद रोज सफ़ेद कीकरा अकेशिया ल्यूकोफोलिया बबूल जाति के वृक्ष राजस्थान बहुतायत से उगता है। कुमटा अकेशिया सेनेगल, ये बबूल जाति का छोटा वृक्ष है, जिसकी स्तंभ छाल हल्के क्रीम रंग की होती है। बीजों को पंचकुटा सब्जी के रूप में खाया जाता है। जड़बेरी जिजिपस मोमुलेरिया कंटील झाड़ी जो रेगिस्तान में उगती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अपना पूरा का पूरा ही थ्योरेटिकल सैद्धांतिक था। फिर भी अपन ने मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में इसको परिचर्चा करूँ। तो ये अपना 44वां जो चैप्टर था जैव विविधता वो हो गया है। अब इसमें अपने जो सिलेबस में जो एक बचा था वो है वन्य जीव नियम, पर्यावरणीय नैतिकता और संसाधनों के उपयोग है, जो अध्याय 45 बचा है, वो एक कक्षा का बचा है। तो आप इसमें भी जो ये सैद्धांतिक है, पूरा थ्योरेटिकल सेक्शन है, तो इसको भी आप इजी वे में लेते हुए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। क्या पता कोई क्वेश्चन इससे बन भी जाए। तो इसमें से जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन बनते हैं वो इनके फुल फॉर्म से IUCN है, WWF की फुल फॉर्म क्या है, वन अधिनियम कब आया था, है ना, और जो राजस्थान में जो लागू हुआ था नियम वो कब लागू हुआ था, राजस्थान के जो कौन कौन से वर्क्स पाए जाते हैं, कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, उनकी मुख्य विशेषता क्या है। इस प्रकार से कई नीट के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये आप अच्छे से तैयार कीजिएगा।